राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? 1950 में, 1956 में, 1961 में, 1963 में। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ा चीजों को समझिएगा। भारत 1947 में आजाद हुआ, भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ। जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे भारत में संप्रदायवाद का विकास होने लगा, भारत में अलगाववाद का विकास होने लगा, भारत में भाषावाद का विकास होने लगा। तो भारत में जो संप्रदायवाद, जो भाषावाद और जो अलगाववाद का विकास होने लगा, इन सभी का विकास ना हो, भारत में एकता और अखंडता स्थापित रह सके, भारत में एकता और अखंडता स्थापित रह सके, इसी के मद्देनजर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1961 ईस्वी में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1961 ईस्वी में भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने को लेकर एक संगठन की स्थापना किया, जिसे राष्ट्रीय एकता परिषद कहा जाता है। अर्थात हम यह बात कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय एकता परिषद है, इसका गठन कब हुआ है? तो 1961 में। और जो राष्ट्रीय एकता परिषद है, इसकी जो बैठक होती है, इसकी बैठक की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। देखिए कितना निर्लज है, हे भगवान। उसको लगा कि हम देखबे नहीं किए जी। बताइए, फोन से बतिया रहा है, क्लासरूम आकर के फोन से बतिया रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं बनता है। फिर क्लासरूम का कोई मतलब बनता है जी? काहे हम मोबाइल ले लेंगे ना, ये गलत बात है। हा? क्या लड़की भी बतिया रही थी? लड़कियों कम खिलाड़ी थोड़े है। ऐसा मत कीजिए। जो मोबाइल, जब आपको मोबाइले चलाना है तो क्लास मत आइए, या क्लास आते हैं तो मोबाइल नहीं चलाइए। वो लड़की का छीन लिए थे, वो लड़की तो आना भी बंद कर दी। वो किसी को आने देगी मेरे क्लास में? अब वो तो घाटा लग गया महाराज। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए गुरुजी, ठीक है? बोलिए मम्मी कसम आगे नहीं करेंगे, नहीं कीजिए, गलत बात। आंसर सी होगा। नीचे से एक पॉइंट लिखिएगा, राष्ट्रीय एकता परिषद के बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय एकता परिषद के बैठक की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय एकता परिषद के बैठक की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी शानदार क्वेश्चन है। जानते हैं ये क्वेश्चन क्यों दिए हैं? आप बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे तो एक प्रश्न बिहार दरोगा के क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा, प्रार्थना समाज ने निम्न में से किन कामों का समर्थन नहीं किया? इस प्रकार के प्रश्न आपको बिहार दरोगा के क्वेश्चन बैंक में देखने को मिल जाएंगे। तो उसी प्रश्न के मद्देनजर, उसी प्रश्न को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न हमने आपको दिया है। आइए प्रार्थना समाज के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला, इसकी स्थापना बंबई में हुई थी। हां, सही है, सही है। प्रार्थना समाज की स्थापना
बंबई में 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई में हुई थी और इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। आत्माराम पांडुरंग। पांडुरंग के द्वारा किया गया था। देखिए, जो आपको प्रार्थना समाज था, प्रार्थना समाज की स्थापना भले ही आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई हो, लेकिन आत्माराम पांडुरंग जो है केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज को स्थापित किया और इस प्रार्थना समाज को महाराष्ट्र के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाने का काम एमजी रानाडे ने किया, अर्थात महादेव गोविंद रानाडे ने किया। देखिए, प्रार्थना समाज का काम क्या था, इसको आप समझिएगा। आप राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित संगठन ब्रह्म समाज से अवगत होंगे। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज का काम क्या था? ब्रह्म समाज का काम हिंदू समाज तथा हिंदू धर्म में जो बुराइयां फैली हुई थी, उन बुराइयों को दूर करना ब्रह्म समाज का काम था। ब्रह्म समाज का काम था। ब्रह्म समाज जो काम पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में कर रहा था, वही काम प्रार्थना समाज महाराष्ट्र के क्षेत्र में कर रहा था, मुंबई के क्षेत्र में कर रहा था। अब हम लोग आते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 पर। स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है, इस संगठन ने अर्थात प्रार्थना समाज ने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहु विवाह एवं जाति प्रथा का विरोध किया। ये सब हमारे समाज की बुराइयां हुआ करती थी और ये सब जो हमारे समाज की बुराइयां हुआ करती थी, इसका विरोध प्रार्थना समाज ने किया था। मतलब ये जो स्टेटमेंट है आपको क्या है? सही। अब बाल विवाह प्रथा आप जानते हैं, कम उम्र में 6 बरस की उम्र में, 7 बरस की उम्र में, 10 बरस की उम्र में विवाह का कर दिया जाना ही बाल विवाह प्रथा कहा जाता है। इसके बाद पर्दा प्रथा। देखिए, आपको जो है हिंदू समाज में, इस्लामी समाज में, दोनों समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन है। मुस्लिम महिलाएं जो बुर्का पहनती है, हिंदू धर्म की महिलाएं जो अपने ससुर के समक्ष या अपने भैंसुर के समक्ष जो है अपना घूंघट गिरा के रखती है या अपना दुपट्टा ओढ़ लेती है, इसी को तो पर्दा प्रथा कहा जाता है। और जहां तक पर्दा प्रथा का सवाल है, पर्दा प्रथा जो है महिलाओं की आवाज को दबाने का काम करता है, ऐसी मान्यता है। तो पर्दा प्रथा का विरोध किया गया है। फिर आपको बहु विवाह, मतलब एक से अधिक विवाह, इसका भी विरोध किया गया। जाति प्रथा तो आप समझते ही हैं। तो इन तमाम प्रथाओं का विरोध प्रार्थना समाज ने किया था और इन तमाम प्रथाओं का विरोध ब्रह्म समाज ने भी किया था। ब्रह्म समाज ने भी ये तमाम प्रथाओं का विरोध किया और ब्रह्म समाज के अनुरूप ही ये सभी प्रथाओं का विरोध प्रार्थना समाज ने भी किया था। आगे है, इसने अर्थात प्रार्थना समाज ने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया। मतलब महिलाएं शिक्षा ग्रहण करेगी। देखिए, भारतीय समाज में क्या था, पुरुष शिक्षा ग्रहण करेगा, महिला शिक्षा ग्रहण नहीं करेगी। स्टार्टिंग में ऐसा था, लेकिन ब्रह्म समाज तथा प्रार्थना समाज दोनों ने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया। पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शिक्षा ग्रहण करेगी, इसको प्रोत्साहित करने का काम दोनों संगठन ने किया। ये सही है यहां तक। जबकि विधवा विवाह पाबंदी का समर्थन किया। मतलब जो महिलाएं, जिन महिलाओं का पति मर जाता था और फिर महिला जो विधवा हो जाती थी, विधवा महिलाओं की दशा काफी दयनीय हो जाती थी। होता यह था कि विधवा महिलाओं को ना तो मायके वाले एक्सेप्ट करता था, ना ससुराल वाले एक्सेप्ट करता था, जिस वजह से विधवा महिलाओं की दशा काफी दयनीय हो जाती थी। जिस वजह से जितने भी समाज सुधारक संगठन हुए, सभी ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने का काम किया,
उस पर पाबंदी नहीं लगाया, बल्कि उसको प्रोत्साहित करने का काम किया। ब्रह्म समाज ने भी विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने का काम किया, प्रार्थना समाज ने भी विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने का काम किया। तो ये जो कह रहा है कि प्रार्थना समाज ने विधवा विवाह पर प्रतिबंध लगाया, ये गलत है। बल्कि ये कहना सही होगा कि प्रार्थना समाज ने विधवा विवाह का समर्थन किया या विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। क्या किया? प्रोत्साहित। अर्थात ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का एक पार्ट तो सही है लेकिन दूसरा पार्ट गलत है। अर्थात ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। तो प्रार्थना समाज ने विधवा विवाह का समर्थन किया या विधवा विवाह को आगे बढ़ाने का काम किया। क्लियर? आगे प्रार्थना समाज ने 1882 में मिशनरी कार्यक्रम शुरू किया। हां, मिशनरी कार्यक्रम शुरू किया। अब कहिएगा मिशनरी कार्यक्रम क्या होता है? देखिए, वैसा कार्यक्रम जिस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रार्थना समाज अपनी विचारधारा को महाराष्ट्र के अलावे देश के अन्य क्षेत्र तथा वैश्विक स्तर पर फैलाने का काम किया, उसी को मिशनरी कार्यक्रम कहा जाता है। देखिए, जब कोई संगठन या कोई व्यक्ति अपने विचारधारा को वैश्विक स्तर पर प्रचारित प्रसारित करता है, इसी को मिशनरी कार्यक्रम कहा जाता है। भारत के भीतर मिशनरी कार्यक्रम चलाने वाला प्रथम संगठन ब्रह्म समाज है। प्रथम संगठन ब्रह्म समाज है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म समाज जिसके संस्थापक राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के निधन होने के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला था देवेंद्र नाथ टैगोर ने, और देवेंद्र नाथ टैगोर के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला था आचार्य केशव चंद्र सेन ने। और आचार्य केशव चंद्र सेन का ऐसा मानना था कि ब्रह्म समाज की विचारधारा को वैश्विक स्तर पर प्रचारित प्रसारित किया जाए। लेकिन देवेंद्र नाथ टैगोर इस बात से सहमत नहीं थे, जिस वजह से ब्रह्म समाज में 1866 ईस्वी में विभाजन हो गया। ब्रह्म समाज में 1866 ईस्वी में विभाजन हो गया। तो यहां पर एक बात यह है, भारत का प्रथम मिशनरी संगठन ब्रह्म समाज, और भारत में सर्वप्रथम मिशनरी कार्यक्रम चलाने का श्रेय जिस व्यक्ति को जाता है, उसका नाम है आचार्य केशव चंद्र सेन। आचार्य केशव चंद्र। तो ये भी स्टेटमेंट जो है आपको क्या है? सही है। बताइए कौन कौन सही? 1, 2 और, अर्थात आंसर नीचे से एक लाइन लिखिएगा। भारत में मिशनरी कार्यक्रम को, भारत में मिशनरी कार्यक्रम को, भारत में मिशनरी कार्यक्रम को चलाने वाला प्रथम समाज सुधारक आचार्य केशव चंद्र सेन, हैं आचार्य केशव चंद्र सेन हैं। भारत में मिशनरी कार्यक्रम को चलाने वाला प्रथम समाज सुधारक आचार्य केशव चंद्र सेन हैं। क्या? ईसाई मिशनरी? ईसाई मिशनरी तो 1813 में ही हो जाए, वो तो विदेशी ना हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखिए भारतीय समाज सुधारक हम बोले, समाज सुधारक बोले, तो भारतीय समाज सुधारक के संदर्भ में हम बोले। उधर क्या देखते हैं? देखता है ना, जितना हमको नहीं देखता उतना उधर देखता। देखिए, हमको देखिएगा तब हमसे क्वेश्चन पूछिए, और उधर देखिएगा तो उधरे वाली से क्वेश्चन पूछिए। चलिए अगला आइएगा।
विचार कीजिए, घाटी और विशेषता, घाटी और विशेषता। देहरादून घाटी बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध, हाँ हाँ है, सही है ये। पूगा घाटी, जानते हैं बिहार दरोगा इस प्रश्न को पूछा 2213 मेंस में, पूगा घाटी किस की अवस्थिति कहां है? तो जो पूगा घाटी है ना, लद्दाख में है। कहां है? और पूगा घाटी अपने भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध? अपने भूतापीय ऊर्जा के लिए, यह भी सही है। चंबा घाटी, चंबा घाटी है हिमाचल प्रदेश में। देखिए हिमाचल प्रदेश में कई सारी घाटियां हैं, चंबा घाटी, कुल्लू घाटी, लाहुल घाटी, स्पीति घाटी, पार्वती घाटी, ये सब घाटी हिमाचल प्रदेश में है। तो चंबा घाटी है आपको कहां? हिमाचल प्रदेश में। यहां पर कसौल पर्यटक स्थल है, नहीं गलत है। देखिए जो कसौल पर्यटक स्थल है ये चंबा घाटी में नहीं है, बल्कि जो कसौल पर्यटक स्थल है ये आपको पार्वती घाटी में है, पार्वती घाटी में है। और पार्वती घाटी भी है आपको हिमाचल प्रदेश में ही। कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी भी हिमाचल प्रदेश में ही है। और कुल्लू घाटी सेब और देवदार वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। हां, जब आप कुल्लू घाटी का भ्रमण करेंगे तो आपको जगह जगह जो है सेब के वृक्ष मिल जाएंगे, देवदार वृक्ष मिल जाएंगे। तो ये सही है, 1, 2 और 4। इसका उत्तर ए और बी दोनों हो सकता है। और पिछले क्लास में हम आपको बताए थे क्या होना चाहिए, ए। क्या होना चाहिए? ए। है? क्या? अच्छा, भूतापीय ऊर्जा होता क्या है? देखिए ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा समझते हैं? ऊर्जा समझते हैं? भूतापीय ऊर्जा, देखिए भू है, इतना में ही समझ गए। चलिए समझ गए तो छोड़िए, अब आगे आइएगा। अगला क्वेश्चन है, अब जो पूछा उस समझ गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कथन 1, राज्यों का 1956 में पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर हुआ। फिर अगला है कथन 2, 1953 में पहले भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश के सृजन के साथ ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की देशव्यापी मांग जोर पकड़ने लगी। देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा आप। आपको बात 1947 की है। 1947 ईस्वी में हमारा देश आजाद हुआ। देश जब आजाद हुआ तो आजादी के बाद यह मांग उठने लगी कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होने चाहिए। भारत में राज्यों का पुनर्गठन कौन आधार पर होने चाहिए? भाषाई आधार पर। भाषाई आधार पर होने चाहिए, यह मांग उठने लगा। अब जब यह मांग उठने लगा और इस मांग के साथ साथ देश में आंदोलन भी होने लगे थे, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो, इस बात को लेकर जब आंदोलन होने लगे थे तो उस आंदोलन को समाप्त करवाने के उद्देश्य से कई सारे आयोग गठित किए गए, जिसमें एगो धर आयोग गठित किया गया। धर आयोग, धर आयोग जून 1948 में गठित हुआ। धर आयोग का काम था भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर हो, इसको लेकर सिफारिश करना है। धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन को लेकर सिफारिश किया और धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन को लेकर सिफारिश दिसंबर 1948 में किया। दिसंबर 1948 में धर आयोग ने जो सिफारिश किया, उस सिफारिश में धर आयोग ने यह कहा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन
भाषाई आधार पर नहीं होने चाहिए, बल्कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक आधार पर होने चाहिए। तो धर आयोग ने अपनी सिफारिश में यह कहा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक आधार पर होने चाहिए। इसके बाद दिसंबर 1948 में ही जेबीपी आयोग का गठन हुआ। जेबीपी आयोग ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में प्रस्तुत किया। अप्रैल 1949 में प्रस्तुत किया। जेबीपी आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में प्रस्तुत किया, इस रिपोर्ट में जेबीपी आयोग ने यह कहा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं होने चाहिए, बल्कि प्रशासनिक आधार पर ही होने चाहिए। अर्थात जो बात धर आयोग कहा, उसी बात को जेबीपी आयोग भी दोहरा दिया कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक आधार पर होने चाहिए। 1949 ईस्वी तक डिसाइड नहीं हो पाया कि आखिरकार भारत में राज्यों का पुनर्गठन कौन आधार पर होने चाहिए। तब फिर 1950 में जाकर हमारा संविधान लागू होने लगा। तो संविधान लागू होने तक डिसाइड नहीं हो पाया कि आखिरकार भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर हो। जब संविधान लागू होने लगा तो संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संपूर्ण क्षेत्र को 4 वर्गों में बांट दिया। भारत के संपूर्ण क्षेत्र को कितने वर्गों में बांट दिया? 4 वर्ग में। 4 वर्ग में बांट दिया। जो 4 वर्ग में बांट दिया, भाग को, खो, ग और घ। भाग क के अंतर्गत ब्रिटिश प्रांत को रखा गया। ब्रिटिश प्रांत जैसे बिहार, असम, बंगाल, बंबई, उड़ीसा, ये सब ब्रिटिश प्रांत को भाग क के अंतर्गत रखा गया। भाग ख के अंतर्गत बड़े देशी रियासत को रखा गया, जैसे हैदराबाद हो गया। हैदराबाद के बाद जो है आपको मैसूर हो गया, ट्रावनकोर हो गया, ये सब बड़े देशी रियासत को रखा गया। फिर भाग ग के अंतर्गत छोटे देशी रियासत को रखा गया। छोटे देशी रियासत को रखा गया जैसे कि आपको अजमेर हो गया, भोपाल हो गया, ये सब हो गए। फिर भाग घ के अंतर्गत जीते हुए क्षेत्र जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया। भारत के मूल संविधान में भारत के राज्यों को यही 4 वर्गों में बांटा गया था। लेकिन आपको 1952 ईस्वी में दक्षिण भारत के एक कांग्रेसी नेता पोटली श्री रामुल्लू, दक्षिण भारत के एक कांग्रेसी नेता पोटली श्री रामुल्लू इस मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठा कि मद्रास का विभाजन हो और तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हो। तो पोटली श्री रामुल्लू इस मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठा कि तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हो, एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हो। और इस मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हुए लगभग 58 दिन के बाद पोटली श्री रामुल्लू का निधन हो गया। पोटली श्री रामुल्लू के निधन होने के बाद उन्हें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने श्रद्धांजलि दिया और श्रद्धांजलि देने के बाद पंडित नेहरू ने यह घोषणा किया कि पोटली श्री रामुल्लू की जो मांग थी कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषाई आधार पर हो, तेलुगु भाषी लोगों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो, उसकी मांग को हम स्वीकार करते हैं। और पंडित नेहरू जब इस मांग को स्वीकार किया तो भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ और स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य जो है आपको आंध्र प्रदेश है। जब भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया, तब फिर से भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो, इसको लेकर के आंदोलन जोर पकड़ लिया। जब पुनः इस मांग को लेकर आंदोलन जोर पकड़ लिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो, तब जाकर के 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ
और 1953 ईस्वी में जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, इसमें टोटल 3 सदस्य थे। जो 3 सदस्य थे, डॉक्टर फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पन्नीकर। वही इस राज्य पुनर्गठन आयोग के 3 सदस्यों में से अध्यक्ष फजल अली थे, जिस वजह से इस आयोग को फजल अली आयोग भी कहा जाता है। फजल अली आयोग भी कहा जाता है। और इस आयोग ने, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अथवा फजल अली आयोग ने अपनी सिफारिश 1955 में दी। 1955 में जो फजल अली आयोग ने अपनी सिफारिश दी, इस सिफारिश में फजल अली आयोग ने यह कहा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाएगा। भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाएगा। यह सिफारिश राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग ने दिया। फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिश पर ही भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत हुआ। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत हुआ। और आप याद कीजिए, मूल संविधान में कुल 14 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। मूल संविधान में कुल 14 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और मूल संविधान में जो कुल 14 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, उस 14 भाषा के आधार पर ही, उस 14 भाषा के आधार पर ही 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत राज्यों का पुनर्गठन करते हुए भारत में 14 राज्य बनाए गए। भारत में कितने राज्य बनाए गए? 14 राज्य बनाए गए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग ने भाषाई आधार पर तो राज्यों के पुनर्गठन करने की सिफारिश की और भाषाई आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन हुआ। लेकिन फजल अली आयोग ने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था। यह कहा था कि एक भाषा एक राज्य के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा, बल्कि मूल संविधान में जो 14 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, उस 14 भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा। समझ गए? तो ये चीज है। अब आइएगा, आप अगर समझे होंगे तो आप हमको ये बात बताइए। आप अगर समझे हैं तो आप हमको ये बात बताइए कि पहला नंबर स्टेटमेंट सही या गलत? दूसरा, दोनों एक दूसरे का व्याख्या करता है, हां या ना? करता है, करता है। अब कहिएगा कैसे करता है? ऐसे करता है, 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषाई आधार पर हुआ है। इसके बाद भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो, इसको लेकर आंदोलन चलने लगा। और जब आंदोलन चलने लगा तो फिर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। और राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी सिफारिश में क्या कहा? भारत में राज्यों का पुनर्गठन कौन आधार पर हो? भाषाई आधार पर हो। और अंत भारत में राज्यों का पुनर्गठन कौन आधार पर हो? भाषाई आधार पर हुआ। तो कैसे आप कह सकते हैं कि व्याख्या नहीं करता है? निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं व्याख्या करता, यानी आंसर ए होगा। नीचे से एक लाइन लिखिएगा, फजल अली आयोग ने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को, फजल अली आयोग ने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। फजल अली आयोग ने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में लिखा शिशु कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई है? यानी ब्रिटिश सरकार ने जो है एक गुप्त योजना के आधार पर कांग्रेस नामक संगठन की स्थापना की है। कांग्रेस की स्थापना पर यह विचार किस विद्वान ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में की है? तो यह विचार
इंडिया टुडे नामक पुस्तक में रजनी पाम दत्त ने किया है। रजनी पाम दत्त ने, रजनी पाम दत्त ने। अब समझिएगा आप चीजों को। देखिए, जो कांग्रेस है, कांग्रेस अमेरिकी शब्द है। इसका अर्थ होता है लोगों का समूह, लोगों का समूह। कांग्रेस शब्द का प्रयोग दादा भाई नेरोजी ने किया था। कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय संघ के तौर पर हुई थी, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय संघ का ही नाम बदल करके दादा भाई नेरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। कांग्रेस की स्थापना मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को हुआ। 28 दिसंबर 1885 को हुआ। इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई। ए.ओ. ह्यूम सिविल सेवक था। ये स्कॉटलैंड का रहने वाला था। ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस की स्थापना किया, लेकिन कभी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किया। ये कांग्रेस के प्रथम महासचिव बने और 1885 से लेकर 1906 तक ये कांग्रेस के महासचिव पद पर रहे और बाद के वर्षों में जाकर 1912 ईस्वी में इनका निधन हो गया। 1912 में जब इनका निधन हो गया तो 1912 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पटना के बांकीपुर में हुआ था। 1912 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पटना के बांकीपुर में हुआ था। इस बांकीपुर अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को श्रद्धांजलि देते हुए ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का जनक या पिता घोषित किया गया। ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का जनक या पिता घोषित किया गया। तो ए.ओ. ह्यूम को जो कांग्रेस का जनक या पिता घोषित किया गया हुआ 1912 के पटना के बांकीपुर अधिवेशन में। अब यहां पर आप समझिएगा, ए.ओ. ह्यूम का जीवनीकार था विलियम बेडरवर्थ। विलियम बेडरवर्थ ने कांग्रेस की स्थापना को लेकर, विलियम बेडरवर्थ ने कांग्रेस की स्थापना को लेकर एक बात कही है। बेडरवर्थ ने कांग्रेस की स्थापना को लेकर यह कहा है कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने, कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने जो है एक सेफ्टी के तौर पर किया। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने एक सेफ्टी के तौर पर किया। फिर आपको लाला लाजपत राय ने भी कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में एक बात कही है। लाला लाजपत राय का मानना था कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई है वह डफरीन के दिमाग के उपज के कारण, डफरीन के दिमाग का उपज है कांग्रेस, ऐसा लाला लाजपत राय का मानना था। साथ ही साथ लाला लाजपत राय का यह भी मानना था कि ब्रिटिश सत्ता 1857 के विद्रोह के बाद छिन्न भिन्न हो चुकी थी। ब्रिटिश सत्ता भारत में 1857 के विद्रोह के बाद जो छिन्न भिन्न हो चुकी थी, उस छिन्न भिन्न हुई सत्ता को फिर से संगठित करने के लिए कांग्रेस नामक संस्था की स्थापना की गई। ऐसा जो है आपको कहना था किसका? तो ऐसा कहना था आपको लाला लाजपत राय का। आगे है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल अवस्थित है। देखिए, भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, इंदिरा कौल जो है आपको अवस्थित है, आप मानचित्र पर आइएगा तो लद्दाख में है, लद्दाख में है। और लद्दाख में जो है ये आपको सल्तोरास श्रृंखला के उत्तरी हिस्से में है, सल्तोरास श्रृंखला के उत्तरी हिस्से में है। इसके अलावा आप सब लोग ये बात जानते हैं कि भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है। सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु है, अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है, गुजरात में है। कहां है? गुजरात। निम्न में से किस राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन का आयोजन भारत में हुआ था? 24वां। निम्न में से कौन सा ऐसी घटना सबसे पहले घटित हुई या हुआ है? राजद्रोह सभा अधिनियम, तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन, तोसामारू कांड, अहरार आंदोलन। समझिएगा यहां पर थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं राजद्रोह सभा अधिनियम कब पारित हुआ, क्यों पारित हुआ, दोनों बात।
देखिए, आपको जो है 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन हुए। बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन हुए। बाद के वर्षों में जाकर 1909 ईस्वी में एक अधिनियम ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। ब्रिटिश संसद ने जो एक अधिनियम पारित किया था 1909 में, उसे मार्ले मिंटो एक्ट कहते हैं। और मार्ले मिंटो एक्ट की जो सबसे बड़ी विशेषता है, मार्ले मिंटो एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस एक्ट के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। इस एक्ट के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। इस एक्ट से कांग्रेस के लोगों को भी आशाएं थी। कांग्रेस के लोगों को क्या आशा थी? तो कांग्रेस के लोगों को यह आशा थी कि बंगाल विभाजन को लेकर कुछ ना कुछ घोषणाएं निश्चित तौर पर इस एक्ट में होंगी। लेकिन इस एक्ट में बंगाल विभाजन को लेकर किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई थी कि बंगाल विभाजन रद्द होगा या नहीं होगा। जब इस एक्ट में बंगाल विभाजन को लेकर किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई थी, तो कांग्रेस के लोग जो आशा लगा करके रखा था कि कुछ मिलेगा, कुछ मिला नहीं कांग्रेस के लोगों को। तब फिर कांग्रेस के जो गरम दल के लोग थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। और कांग्रेस के गरम दल के लोग ही नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के जो क्रांतिकारी वर्ग के लोग थे, क्रांतिकारी वर्ग के लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया था। तो भारत के भीतर कांग्रेस के गरम दल के नेता और क्रांतिकारी नेता जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा रहा था, उसकी आवाज को बंद करने को लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अगस्त 1911 ईस्वी में राजद्रोह सभा अधिनियम पारित किया। इसके बाद आगे है तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन। देखिए, ध्यान दीजिएगा आपको 1911 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी महारानी मेरी, 1911 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी महारानी मेरी दोनों का भारत आगमन हुआ। उस समय भारत के वायसराय हुआ करता था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के सम्मान में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया। अर्थात जो तृतीय दिल्ली दरबार है, इसका आयोजन हुआ है दिसंबर 1911। तृतीय दिल्ली दरबार से पहले द्वितीय और प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय, और द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। इसके बाद आगे है तोसामारू कांड सिंगापुर। देखिए, तोसामारू कांड क्या है, इसको आप समझिएगा। आप सब लोग कामागाटा मारू जहाज का नाम सुने? कामागाटा मारू जैसे जहाज है ना जी, तोसामारू भी एक जहाज है। तोसामारू क्या है? एक जहाज। इसके बाद आगे सुनिएगा। आपने गदर पार्टी का नाम सुना है? आप गदर पार्टी का नाम सुने होंगे निश्चित तौर पर। गदर पार्टी की स्थापना
1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लाला हरदयाल। ठीक है, अब देखिए इस पार्टी से जुड़े लोग भारत में क्रांति लाना चाहता था और इस पार्टी की स्थापना हुई थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले भारत के जितने भी क्रांतिकारी थे, अधिकतर क्रांतिकारी इस पार्टी से जुड़ गए। जुड़ने के बाद अब अमेरिका में बैठ करके तो क्रांति नहीं लाया जा सकता है, तो गदर पार्टी से जुड़े क्रांतिकारियों ने यह निर्धारित किया कि हम लोगों को भारत जाना है और भारत जाकर के भारत में क्रांति लानी है। तो गदर पार्टी से जुड़े क्रांतिकारी नेता तोसा मारू नामक जहाज से अमेरिका से भारत आ रहा था। अमेरिका से भारत आ रहा था। इस क्रम में यह जहाज सिंगापुर में रुका। सिंगापुर में रुका और इस जहाज पर गदर पार्टी से जुड़े क्रांतिकारी नेता भारत आ रहे हैं, यह सूचना अंग्रेजों को मिल गई। अंग्रेजों को जब यह सूचना मिली तो अंग्रेज अलर्ट हो गया और जब यह जहाज सिंगापुर में रुका तो इस जहाज पर बैठे गदर पार्टी के क्रांतिकारियों की आवाज को अंग्रेजों ने दबाने का काम किया और सिंगापुर में क्रांतिकारी और अंग्रेज सिपाही के बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष को इतिहास में सिंगापुर संघर्ष या सिंगापुर विद्रोह कहा जाता है और इस विद्रोह के माध्यम से गदर पार्टी के क्रांतिकारियों के आवाज को दबा दिया गया। यानी गदर क्रांति होने से पहले ही गदर क्रांति को दबा दिया गया और यह जो तमाम प्रकार की घटनाएं घटित हुई है, यह तमाम प्रकार की घटनाएं वर्ष 1914 में घटित हुई है। और वर्ष 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो गदर पार्टी से जुड़े क्रांतिकारियों ने यह सोचा कि अब ब्रिटिश तो अंग्रेज तो प्रथम विश्व युद्ध में व्यस्त हो जाएगा और उसके प्रथम विश्व युद्ध में व्यस्त होने का फायदा उठाएंगे और भारत में क्रांति करेंगे और भारत से अंग्रेजों को बाहर कर देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। समझ गए? 1914 समझे हैं बात। इसके बाद आगे है अहरार आंदोलन। देखिए, बात अगर अहरार आंदोलन की करे तो जो अहरार आंदोलन है यह 1906 में हुआ। यह 1906 में हुआ। 1906 में अहरार आंदोलन क्यों हुए? देखिए, अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति के तहत भारत में शासन कर रहा था। अंग्रेज को यह पता था जब तक हम हिंदू और मुसलमान दोनों को लड़ाते रहेंगे और तब तक हम भारत में शासन करते रहेंगे। और जिस रोज दोनों एक हो गया तो फिर तो हमको सीधा गंगा नदी से टेम्स नदी पहुंचा देगा दोनों मिल करके। तो फूट डालो राज करो की नीति के तहत अंग्रेज जो है शासन कर रहा था। तो जो भारतीय मुसलमान थे वो अंग्रेजों के पक्ष में जाकर खड़ा हो जाता था। जो भारतीय मुसलमान था वो अंग्रेजों का पक्ष लेता था और अंग्रेज भी भारतीय मुसलमान का पक्ष लेता था। तो ऐसा आभास होने लगा कि जो भारतीय मुसलमान है वह अंग्रेजों का चाटुकार है। अंग्रेजों का चाटुकार है। जब इस बात का आभास भारत के बुद्धिजीवी मुस्लिम वर्ग के लोगों को लगा तो भारत के बुद्धिजीवी मुस्लिम वर्ग के लोगों ने इस बात को
स्पष्ट करने के लिए कि भारतीय मुसलमान अंग्रेजों का चाटुकार नहीं है, बल्कि भारतीय मुसलमान उतना ही राष्ट्रभक्त है, उतना ही देशभक्त है जितना भारतीय हिंदू है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही हकीम अजमल खां, हसन इमाम जैसे बुद्धिजीवी मुसलमानों ने 1906 ईस्वी में अहरार आंदोलन चलाने का काम किया। समझ गए? तो अब बताइए, इन घटनाओं में सबसे पहले कौन घटित? अहरार आंदोलन। आगे अगला क्वेश्चन है, विचार कीजिए। औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, 210 दिन पाला रहित व ओला रहित। इसके कुछ किस्मों को उत्तरी पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है। उपर्युक्त विवरण निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है? गन्ना, कपास, मूंगफली, सरसों। ये जो विवरण है ये कपास से संबंधित है। कपास किससे संबंधित है? कपास। किस वर्ष भारत ने अपनी परमाणु नीति अपनाई है? 2003। 2003 याद रख लीजिएगा, डाटा है। महात्मा गांधी को बुजुर्गा वर्ग का नेता किसने कहा? साम्यवादी पार्टी। साम्यवादी पार्टी। आगे, निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन करें, गलत कथन का चयन करें। गलत। पहला, भारत में 3 धातु दंडकारण्य पठार के बस्तर में पाया जाता। हां, भारत में जो 3 धातु है ये दंडकारण्य पठार के बस्तर में पाया जाता है। ये बस्तर जो है आपको छत्तीसगढ़ में है। कहां है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में है। कोयला सर्वाधिक सिंचित भंडार छत्तीसगढ़ में है? नहीं, कोयला का सर्वाधिक सिंचित भंडार झारखंड में। कहां है? झारखंड में। यही असत्य है, यही गलत है, अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे है, अरुणाचल प्रदेश का निगरू व खारसंग क्षेत्र तेल क्षेत्र है। हां, 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई है। हां। वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? एमएन वेंकट चलैया। एमएन वेंकट चलैया। देखिए, सुनिएगा, समझिएगा। आप सब लोग इस बात से अवगत हैं कि जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च क्या है? संसद, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, संविधान क्या है? क्या है? संविधान सर्वोच्च है। संविधान सर्वोच्च है। अब देखिएगा, एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से लेकर के 2004 तक रहे हैं। इन्हें सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाता है। जो अटल बिहारी वाजपेयी है, अटल बिहारी वाजपेयी ने ही इस बात को स्पष्ट करने को लेकर कि भारत में संविधान सर्वोच्च है या नहीं है, भारत में शासन प्रशासन संविधान के अनुरूप होता है या नहीं होता है, इसकी समीक्षा करने को लेकर ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा 2000 ईस्वी में एमएन वेंकट चलैया की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया। आगे है, विचार कीजिए। देखिए, ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी को आप निश्चित तौर पर सुने होंगे। महात्मा गांधी भी दल बदलू थे। कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे। एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा। देखिए, आपको जो है 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई। इस माउंटबेटन योजना में यह कहा गया था कि
भारत का विभाजन होगा और पाकिस्तान का निर्माण होगा। इस माउंटबेटन योजना के आने से पहले गांधी जी यह कहा करते थे कि भारत का विभाजन हमारी लाश पर होगा, भारत का विभाजन हमारी लाश पर होगा। लेकिन महात्मा गांधी ने भारत विभाजन के पक्ष में अपना मतदान दिया। यानी महात्मा गांधी ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत का विभाजन होना चाहिए। परंतु उस समय बहुत सारे ऐसे राष्ट्रवादी और देशभक्त मुस्लिम थे जिनका संबंध कांग्रेस से था, जो भारत विभाजन के पक्ष में नहीं थे, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये सब ऐसे भारतीय मुसलमान थे जो भारत विभाजन के पक्ष में नहीं थे, जो भारत विभाजन के पक्ष में नहीं थे। लेकिन जब महात्मा गांधी भारत विभाजन के पक्ष में आ गए तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने पख्तूनिस्तान की मांग करना शुरू कर दिया। कहा जैसे जिन्ना पाकिस्तान लेकर जा रहा है, हमको भी चाहिए पख्तूनिस्तान। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे वो भारत विभाजन के समर्थक नहीं थे, बल्कि भारत विभाजन के विरोधी हुआ करते थे। लेकिन जब गांधी जी भारत विभाजन के पक्ष में आ गए, तब जाकर के वे पख्तूनिस्तान की मांग करने लगे। और गांधी जी के भारत विभाजन के पक्ष में आने के बाद काफी नाराज हुए थे खान अब्दुल गफ्फार खान, और खान अब्दुल गफ्फार खान ने यह कहा, गांधी जी ने हमें भेड़ियों के आगे फेंक दिया, गांधी जी ने हमें भेड़ियों के आगे फेंक दिया। ऐसा स्टेटमेंट जो है आपको खान अब्दुल गफ्फार खान का था। अब इस आधार पर दो बात क्लियर होगा। पहला कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1946-47 में पख्तूनिस्तान की मांग को लेकर सक्रिय आंदोलन किया, हां किया, सही है। ये भारत विभाजन के समर्थक में से एक थे? नहीं, भारत विभाजन के समर्थक नहीं थे, बल्कि भारत विभाजन के विरोधी थे। क्या थे? नीचे से एक लाइन लिखिएगा। भारत विभाजन की आलोचना करते हुए, भारत विभाजन की आलोचना करते हुए भारत विभाजन की आलोचना करते हुए खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा कि 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 कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें भेड़ियों के आगे धकेल दिया। कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें भेड़ियों के आगे धकेल दिया। आगे आ जाइए। आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। देखिए, आजाद हिंद फौज का गठन तो ऐसे कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने किया, लेकिन इसका पुनर्गठन, एक तो आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1 सितंबर 1942 को, 1 सितंबर 1942 को मलाया में हुआ था। कहां हुआ था? मलाया में। इसका गठन कैप्टन मोहन सिंह ने किया, लेकिन 1943 ईस्वी में इसका पुनर्गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया। कहीं ना कहीं आजाद हिंद फौज से सुभाष चंद्र बोस का संबंध था और उसका पुनर्गठन किया था। इसलिए मान करके चल सकते, इसको सही मान करके चल सकते हैं कि इसके गठन से जो है सुभाष चंद्र बोस संबंधित थे। सही है। केरल के ट्रावणकोर राज्य में एझाबा कांग्रेसी नेता टी.के. माधवन द्वारा वैकोम सत्याग्रह चलाया गया। नहीं, वैकोम सत्याग्रह जो है केरल में श्री नारायण गुरु के द्वारा चलाया गया था। श्री नारायण गुरु
श्री नारायण गुरु। ये क्या है? गलत। कौन कौन सा सही है? 1 और 3। आगे क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अधोलिखित में कौन सी नदी गंगा के दाएं तट से नहीं मिलती है? गंगा के दाएं तट से नहीं मिलती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी, बात अगर हम लोग गंगा नदी की करें तो जो गंगा नदी है, गंगा नदी आपको उत्तराखंड में अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड के अंतर्गत देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो उसकी ही संयुक्त धारा को गंगा कहते हैं। गंगा पहले उत्तराखंड में बहती है, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में, बिहार के बाद झारखंड के साथ सीमा बनाती है और फिर पश्चिम बंगाल में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में इसे पद्मा कहा जाता है और बांग्लादेश में मेघना के नाम से अंततः अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। अब कुछ नदियां ऐसी है जो गंगा नदी से ऊपरी तट पर मिलती है और कुछ निचली तट पर मिलती है। जो ऊपरी तट है ये आपको दायां तट है। कौन तट है? दायां। एक बायां तट होगा, सॉरी, बायां तट होगा, हां बायां तट होगा और नीचे जो है आपको दायां तट, नीचे दायां तट। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब गंगा नदी की कई सारी सहायक नदियां हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, सोन, सब गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदियों में बाएं तट से जो नदी मिलती है, रामगंगा मिलती है, गोमती मिलती है, घाघरा मिलती है, गंडक मिलती है, कोसी मिलती है, महानंदा मिलती है। तो ये सब नदी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब नदी गंगा नदी से मिलती है बाएं तट पर। कौन तट पर मिलती है? बाएं तट। फिर दाएं तट से जो नदी मिलती है सोन और यमुना, दाएं तट से मिलती है यमुना और, चलिए तो एक बात बताइएगा, बाएं तट से गंगा से कौन कौन नदी मिलती है? वो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और, एक बार फिर से बोलिएगा, गंगा से बाएं तट पर कौन कौन नदी मिलती है? दाएं तट पर यमुना और, अब क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सी नदी गंगा के दाएं तट से नहीं मिलती है? यमुना, कर्मनासा, घाघरा, पुनपुन, क्या होगा? घाघरा होगा ना जी। घाघरा कौन तट पर मिलती है? आए बायां तट पर ना। क्लियर हुआ जी? आगे इसमें थोड़ा सा सुधार कीजिएगा, बस थोड़ा सा, एक लाइन हम उच्चतम न्यायालय ही दिए थे, यहां पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहां पर उच्चतम न्यायालय कर लीजिए, उच्चतम। अब क्वेश्चन सही हो गया, अब पूरा सही हो गया क्वेश्चन। अब आते हैं, देखते हैं निम्न में कौन से जोड़े सही सुमेलित है? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? एक तरफ अनुच्छेद है, दूसरे तरफ वर्णन है, किस अनुच्छेद में क्या है क्या नहीं है। पहला है अनुच्छेद 141, उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के विषय में बताता है। नहीं, गलत है। उच्चतम न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के विषय में हमें अनुच्छेद 143 बताता है। अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 यह कहता है कि राष्ट्रपति को किसी कानूनी मसले पर अगर कुछ भी समझ में ना आए तो वह उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है। उच्चतम न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है, लेकिन राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। तो उच्चतम न्यायालय को परामर्श
संबंधी अधिकार अनुच्छेद 141 नहीं बल्कि अनुच्छेद 143 देता है। बी, अनुच्छेद 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। हां, अगर आपको उच्चतम न्यायालय में अपील करना है तो उसके लिए अनुच्छेद 136 के तहत विशेष इजाजत लेनी पड़ती है, सही है ये। अनुच्छेद 226 कुछ रीट निकालने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति नहीं। अनुच्छेद 226 में हाईकोर्ट उच्च न्यायालय के रीट निकालने की शक्ति का वर्णन है। उच्चतम न्यायालय के रीट जारी करने की शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार नहीं। उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के विषय में जानकारी अनुच्छेद 131 नहीं बल्कि उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 134 जैसे अनुच्छेद देते हैं। वही अगर बात हम लोग अनुच्छेद 131 की करें तो अनुच्छेद 131 हमें उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के विषय में जानकारी देता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के विषय में जानकारी देता है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। और एक बात बताइएगा, उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या होता है? जानते होंगे आप, निश्चित तौर पर जानते होंगे। देखिए, वैसे कोई भी मामले जो सीधे तौर पर उच्चतम न्यायालय में ही रखा जाता है वही तो उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। जैसे अगर केंद्र और राज्य के बीच विवाद होता है, दो राज्य के बीच विवाद होता है, तो ये सभी ऐसे मामले होते हैं जो सीधे तौर पर सबसे पहले कहां रखा जाता है? उच्चतम न्यायालय। यही तो उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहलाता है। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, ब्रिटिश काल में स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक भेदभाव की आलोचना की गई है, अधोलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? देखिए, जैसे आज के डेट में पुरुष को जितना अधिकार है उतना अधिकार महिला को है ना है, फिर भी पहले की तुलना में तो अब ज्यादा है, लेकिन फिर भी जितना पुरुष को है उतना महिला को नहीं है। ठीक है, पहले तो महिलाओं के साथ और भी बहुत अधिक भेदभाव किया जाता था। तो ब्रिटिश काल में महिलाओं के साथ जो बहुत अधिक भेदभाव किया जाता था, उस भेदभाव की आलोचना, पुरुष और महिला की तुलना, किसको अधिकार है किसको नहीं है, महिला को कौन से अधिकार मिलने चाहिए, इसको लेकर एक किताब की रचना की गई थी स्त्री पुरुष तुलना नाम से। और यह किताब जो है आपको ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखा गया, ताराबाई शिंदे। चलिए, राउरकेला इस्पात संयंत्र को कोयला की आपूर्ति कहां से होता है? देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1959 ईस्वी में ओडिशा में शंख और कोयल नदी के संगम पर, शंख और कोयल नदी, शंख और कोयल नदी के संगम पर, शंख और कोयल नदी के संगम पर राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के मदद से की गई, जर्मनी के मदद से की गई। राउरकेला इस्पात संयंत्र को कोयला की प्राप्ति छत्तीसगढ़ के कोरबा से भी होती है और झारखंड के झरिया से भी होता है, दोनों से होता है। अगर ये प्रश्न बीपीएससी में आए तो आंसर उस ऑप्शन को टिक करना है जिसमें रहे एक से अधिक। लेकिन यहां पर तो बीपीएससी है नहीं, यहां पर तो 4 गो ऑप्शन है, इसमें से एगो को चूज करना है।
तो एगो को चूज करेंगे यहां पर। देखिए, जब ऐसा धर्म संकट आ जाए कि आपको किसी प्रश्न का दो आंसर लगे, तो सबसे एप्रोप्रिएट को ढूंढना होता है। इसका आंसर ए और सी दोनों हो सकता है, लेकिन जब हमने पता किया कि राउरकेला इस्पात संयंत्र को सबसे ज्यादा कोयला की प्राप्ति कहां होती है, कहां से होती है, सबसे ज्यादा कोयला की प्राप्ति कहां से होती है, तो हमें यह पता चला कि राउरकेला को सबसे ज्यादा कोयला की प्राप्ति कोरबा से होती है, सॉरी झरिया से होती है, झारखंड के झरिया से होती है, सॉरी झारखंड के झरिया से होती है, सॉरी झारखंड के झरिया से होती है, झारखंड के झरिया से होती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर झरिया हो जाएगा। अगर एक को चूज करना है तो झरिया आपको मारना होगा। एक बार फिर से इस लाइन को बोल रहे हैं, राउरकेला इस्पात संयंत्र को कोयला की प्राप्ति छत्तीसगढ़ के कोरबा और झारखंड के झरिया दोनों से होता है, लेकिन ज्यादा कोयला की प्राप्ति जो है झारखंड के झरिया से होता है। यही कारण है इसका उत्तर हम लोग मान करके चलेंगे। मान के चलेंगे क्या, इसका उत्तर होगा झरिया। अब आप किताब पढ़ेंगे तो किताब में है कोरबा और झरिया दोनों, लेकिन हम आपको स्पष्ट किए कि सबसे ज्यादा यहां से होता है, इसलिए। आगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को काम पाने का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? बेकारी की स्थिति में राज्य लोगों को काम दिलाएगा। इस बात की चर्चा कौन अनुच्छेद में है? तो इस बात की चर्चा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में। आगे अनुच्छेद 16 है। अनुच्छेद 16 में क्या है जी? लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी भारत सरकार के अधीन जो भी सरकारी नौकरी सब होगा उसमें सब लोग को एक समान अवसर प्रदान किया जाएगा, लेकिन एक्सेप्शन में एससी, एसटी और ओबीसी। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 जो है एक प्रकार का राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 की अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 43 यह कहता है कि जो मजदूर हैं, मजदूरों को इतनी मजदूरी निश्चित तौर पर मिलनी चाहिए कि वो जीवन यापन कर सके, तथा अनुच्छेद 43 में ही कुटीर उद्योग की भी बात की गई है। छोटे छोटे उद्योग जैसे बीड़ी उद्योग, सिगरेट उद्योग, ये सब छोटे उद्योग को बढ़ावा देने की बात अनुच्छेद 43 में ही की गई है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कौन सा समुदाय का संबंध किस राज्य से है? समुदाय कहिए या जनजाति कहिए या आदिवासी कहिए, सब एक बात है। मदिगा समुदाय का संबंध आंध्र प्रदेश से है, हाँ है। महार समुदाय का संबंध महाराष्ट्र से है, हाँ है। दुबला समुदाय का संबंध असम से है। आंसर हो जाएगा इनमें सभी। आंसर दिया है ए दिया है, हमको पता है 2-3 गो आंसर गलत है आज का। पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकरे समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता? क्वेश्चन बताना पड़ेगा जी। हाँ नहीं ना, श्रीलंका होगा ना। जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को संविधान में किस सूची में शामिल किया गया है? देखिए, आप सब लोग जानते हैं भारतीय संविधान में क्या गो सूची? 3 गो है ना जी। संघ सूची, राज्य सूची। संघ सूची में कितना विषय? 100। राज्य सूची में 61, समवर्ती सूची में 52। देखिए, आपको जनगणना, रक्षा, विदेश, बैंकिंग, शेयर बाजार, संयुक्त राष्ट्र संघ, इस सब संघ सूची का विषय है।
राजसूची। पुलिस, कृषि, लोक स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य या जन स्वास्थ्य, ये सब राजसूची का विषय है। तो जन स्वास्थ्य और स्वच्छता राजसूची का विषय है। फिर अगर आप समवर्ती सूची की बात करेंगे, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन्य जीवों का संरक्षण, ये सब समवर्ती सूची का विषय है। आंसर राजसूची होगा। भारत हैवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड की स्थापना विशाखापत्तनम में किस देश के सहयोग से की गई है? चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया। आगे आइएगा। सल्तनत काल में तुजार ए खास किसके लिए प्रयुक्त होता है? सल्तनत काल में जो तुजार ए खास है, यह व्यापारियों के लिए, व्यापारियों के विशेष समूह के लिए प्रयुक्त होता है। आगे, वरीय अनुक्रम में निम्न पदाधिकारियों का उचित क्रम क्या होगा? देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत के भीतर जितने भी पदाधिकारी हैं उन्हें वरीयता क्रम में रैंकिंग दिया गया है, ताकि किसी सार्वजनिक अवसर पर जब मौजूद हो तो क्रमवार तरीका से बैठने के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करे कि हम पहले बैठेंगे तो हम पहले बैठेंगे। अरे सही बता रहे हैं, विशेष तौर पर इसी को लेकर के वरीयता क्रम जारी किया गया है। जैसे हाल फिलहाल में किसी को श्रद्धांजलि देना था तो पहले राष्ट्रपति आए, फिर उपराष्ट्रपति आए, तब प्रधानमंत्री आए। अगर ऐसा नहीं होता, मोदी जी कहते सबसे पहले हम ही को देने ना दीजिए। समझे? तो इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वरीयता क्रम में पहला रैंक पे है राष्ट्रपति। अगर वो रहेगा तो उद्घाटन वही करेगा, इसलिए नहीं बुलाया। इसलिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को बुलाया नहीं बुलाया। अरे मोदी जी दिमाग के बड़ी तेज हैं, आपको क्या लगता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इसलिए तो नहीं बुलाया गया। और लोकसभा के अध्यक्ष को देखिए बुला लिया था, काहे कि प्रधानमंत्री के बाद आता है वरीयता क्रम में लोकसभा का अध्यक्ष। समझे? देखिए वरीयता क्रम जो है, वरीयता क्रम कब जारी हुआ है कोई बताइएगा? बताइए कोई हो है? बट बोलिए। हे भगवान, कोई तो बताइए। आए 1969। आए 1969। हाँ हुआ है, 1969 में हुआ है। देखिए पहला रैंक जो है भारत के राष्ट्रपति को है। भारत के राष्ट्रपति, वरीयता क्रम में पहला रैंक है भारत के राष्ट्रपति। दूसरा रैंक है उपराष्ट्रपति। दूसरा रैंक है उपराष्ट्रपति। जानते हैं नीतीश कुमार जो है उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे और मोदी जी कहे ना उपराष्ट्रपति तो नहीं बनाएंगे, आप तो हमसे ऊपर हो जाइएगा, इसलिए एनडीए छोड़ दिया। नहीं तो एनडीए को नहीं छोड़ता नीतीश कुमार। समझे? ये सही बात है। तीसरा स्थान पे है प्रधानमंत्री। तीसरा स्थान पे कौन है? प्रधानमंत्री। चौथा स्थान पे है राज्यों का राज्यपाल। पांचवा स्थान पे है भूतपूर्व राष्ट्रपति। भूतपूर्व राष्ट्रपति। 5 के कमा स्थान पे है उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री। और यहां पे थोड़ा सुधार कीजिएगा, यहां भूतपूर्व प्रधानमंत्री नहीं होगा, राष्ट्रपति होगा। प्रधानमंत्री को लेकर चलिएगा तो आंसर नहीं हो पाएगा, एरर है, डाटा एरर है थोड़ा सा। 5 के कमा स्थान पे है उप प्रधानमंत्री। छठा स्थान पे है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष। और लोकसभा के अध्यक्ष देखिए वरीयता क्रम में प्रधानमंत्री तीसरा स्थान पर, लोकसभा का अध्यक्ष छठा स्थान पे है, इसलिए इसको बुला लिया। वरीयता क्रम में ऊपर रहता प्रधानमंत्री से तो इसको भी नहीं बुलाता। समझ गए? फिर इसके बाद 7वां स्थान पे है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब 7वां स्थान पे है।
फिर 7 के कमा स्थान पे है भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति, फिर 8वां स्थान पे है राजदूत, 9वां स्थान पे है सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 को न्यायाधीश है ना, हो एगो मुख्य न्यायाधीश, 33 को अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश 6ठा स्थान पे है और 33 को अन्य न्यायाधीश 9वां स्थान पे है, 9वां स्थान पे है। फिर इसके बाद 9 के कमा स्थान पे जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। इतना में आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो अब यहां पर देखिएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहा है, न्यायाधीश की बात कर रहा है। 9 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, 9 का क, राज्यपाल 4, भूतपूर्व राष्ट्रपति 5। तो देखिए इसमें सबसे पहले 3, फिर 4, फिर 1, फिर 2, 3 4 1 2, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। आंसर बी हो जाएगा। अगर इसको छापना है तो आप छाप लीजिए, इतना छाप लिए। घर पे क्या घंटा पढ़ते हैं जी? निमोछाई। अब आगे से मोछ नहीं कटाइएगा, नहीं कटाइएगा। हाँ हाँ, तो आगे में सुंदर सुंदर विद्यार्थी बैठिए, ठीक है। नाइनटीन 26 जुलाई 1979, 26 जुलाई 1979, हाँ। वरीयता क्रम जो है 26 जुलाई 1979, 1978 79 हो गया। आंसर तो क्लियर है। आगे आइएगा, देखिए ये क्वेश्चन जो है कॉमन सेंस के आधार पर बनाने वाला है। देखिए सुनिएगा, समझिएगा आप लोग। एक बात बताइए, बांध डैम क्यों बनाया जाता है और डैम बनाकर क्या किया जाता है? बांध जो है पानी को रोकने के लिए, पानी को एक जगह एकत्रित करने के लिए बनाया जाता है, हाँ या ना? और पानी को एक बांध बना करके पानी को एक जगह एकत्रित करके जो है उसे नहर निकाला जाता है, और नहर के जरिए जो है पानी खेत तक पहुंचाया जाता है ताकि फसल का उत्पादन सही ढंग से हो सके। अब देखिए, आप सब लोग जानते हैं दिल्ली सल्तनत, हाँ ऑप्शन में तो दिल्ली सल्तनत, हाँ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक हुआ, जिन्होंने किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने को लेकर के नहर का निर्माण किया। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक बना। अब मोहम्मद बिन तुगलक तो एकदम पगला शासक था, उसको कल्याणकारी काम से कोई लेना देना नहीं था, उस साम्राज्य का भूखा था, हमेशा साम्राज्य विस्तार में ही वो लगा रहा और उसी में वो बर्बाद हो गया। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अगला सुल्तान बना फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जब अगला सुल्तान बना तो फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का जाल बिछाया,
कई सारे नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने कई सारे नहरों का निर्माण करवाया और नहरों के माध्यम से किसानों के खेत तक पानी पहुंचाया। अब नहर में पानी, बहुत सारा नहर बनाया, तो अब नहर में पानी देने को लेकर फिरोज शाह तुगलक ने कई सारे बांध का निर्माण किया और उस बांध में पानी एकत्रित करके उस पानी को ही जो है नहरों तक पहुंचाया। अर्थात जिस सुल्तान ने नहरों का सबसे ज्यादा जाल बिछाया है वही सबसे ज्यादा बांध भी बनाया होगा, ताकि बांध के जरिए पानी को एकत्रित कर पानी को नहर तक पहुंचाया जा सके और नहर का पानी खेतों तक जा सके। अगर आपका कॉमन सेंस काम कर रहा है तो आप बताइए आंसर क्या होना चाहिए? फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक ही उत्तर होगा, समझिएगा। आगे विचार कीजिए। ज्वालामुखी क्रिया में निकलने वाले चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों को पायरोक्लास्ट कहते हैं। हां कहते हैं, सही है। केंद्र में अधिकतम वायुदाब तथा बाहर की और निम्न वायुदाब प्रति चक्रवात को इंगित करता है। हां, वही चक्रवात की अगर आप बात करेंगे तो चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब और बाहर उच्च वायुदाब। बैरोमीटर के पठन का तेजी से गिरना तूफानी मौसम का संकेत देता। हां, बैरोमीटर का रीडिंग जो है अचानक नीचे गिरता है तूफानी मौसम, धीरे धीरे नीचे गिरता है वर्षा, ऊपर उठता है मौसम साफ। कौन कौन सही है? 1, 2 और यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन को सही कीजिएगा। राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? क्वेश्चन ये है। ठीक है, थोड़ा सुधार लीजिएगा क्वेश्चन में, सुधार लिए। देखिए, ध्यान दीजिएगा। राज्यपाल के शपथ ग्रहण के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 से प्राप्त होता है। अनुच्छेद 159 यह कहता है कि राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाएंगे, लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो इस कंडीशन में उच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वो दिलवाएंगे। अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए? सी होना चाहिए। अब एक आध गो क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब दीजिए। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री को राज्यपाल। प्रधानमंत्री को भारत के राष्ट्रपति। कैबिनेट मंत्री को भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर, समझ गए? याद रखिएगा। शेरशाह सूरी के शासनकाल में ग्राम में यानी गांव में शांति व्यवस्था स्थापित कर रखने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? मुकदम की होती थी। मुकदम। आगे आइएगा। म्यांमार के संबंध में गलत उत्तर का चयन कीजिए। म्यांमार के संबंध में गलत उत्तर का चयन कीजिए। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। हां, कहते हैं। साल्बिन नदी के पूरब में सुनहरी त्रिभुज स्थित है जो अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। हां, यहां के सान पठार में
नीलम मानिक जैसे कीमती पत्थर मिलती है, हां। गांकर पुनसुम इसकी सर्वोच्च चोटी है, नहीं। म्यांमार की जो सर्वोच्च चोटी है, जैसे भारत की सर्वोच्च चोटी क्या है, केटू या गाडविन ऑस्टिन, उसी प्रकार से म्यांमार की सर्वोच्च चोटी है हकाका बोराजी। हकाका बोराजी, जैसे केटू या गाडविन ऑस्टिन है ना पर्वत जी, उसी प्रकार से हकाका बोराजी म्यांमार की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई है 5881 मीटर, 5881 मीटर, समझ गए। और आपको जो है हिमालय पर्वत का विस्तार म्यांमार में है। हिमालय पर्वत का विस्तार जो म्यांमार में है उसे अराकान योमा कहा जाता है, अराकान योमा। यही गलत है, गलत उत्तर ही चुनना था, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत व्याख्याओं में फेडरल न्यायालय का संबंध निम्न में से किससे है। देखिए, आपको ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया सबसे बड़ा अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम है। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, 1935 के भारत शासन अधिनियम में ही यह बात कही गई थी कि भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी, अर्थात अंग्रेजी में फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाएगी। फेडरल कोर्ट को ही हिंदी में संघीय न्यायालय कहा जाता है। तो यह प्रावधान 1935 में ही था और 1935 के प्रावधान के तहत ही फेडरल न्यायालय का गठन 1937 में हुआ। कब हुआ, 1937 में। और आपको जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इस अधिनियम का भारतीय इतिहास में काफी ज्यादा महत्व है। इस अधिनियम के महत्व का सबसे बड़ा कारण यह है कि यह अधिनियम जो है भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। भारतीय संविधान में जो 395 अनुच्छेद था मूल तौर पर, उसमें से 295 अनुच्छेद इसी अधिनियम से जो है आपको लिए गए हैं। और यह जो अधिनियम है पारित 1935 में हुआ है, लेकिन यह अधिनियम लागू 1937 में हुआ था, लागू 1937 में हुआ था। और इस अधिनियम की अगर बात की जाए तो इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। उसके अलावा अनुच्छेद और अनुसूचियां जो है इस अधिनियम में आपको थी। इस अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टैनले ब्लाडविन हुआ करते थे, स्टैनले ब्लाडविन। आगे भारत शासन अधिनियम 1919 है। जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। यह अधिनियम जब पारित हुआ था तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। यह अधिनियम लागू 1921 ईस्वी में हुआ था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन को लागू किया गया। महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया। केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग कर दिया गया। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया। ये तमाम प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1919 में किए गए थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, माउंटबेटन योजना को स्वीकृति दिलाने को लेकर ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था और इसी अधिनियम के तहत जो है भारत को आजादी मिली। आगे, निम्नलिखित में से वह अमीर कौन था जो हुमायूं को फरजंद पुत्र कहकर पुकारता था। मतलब जो है हुमायूं के साथ उसका बेहतर संबंध था तथा अकबर के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। हुमायूं के साथ संबंध था, लेकिन हुमायूं का बेटा अकबर का जब राज्याभिषेक हुआ था उसमें जाने से इनकार कर दिया था। देखिए, ध्यान दीजिएगा। एक तो सबसे पहली बात यह है कि यहां पर जो है एक शब्द है अमीर। अमीर का मतलब जो है आपको मुकेश अंबानी वाला अमीर नहीं, बल्कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो शासक वर्ग के लोग हुआ करते थे, जो शासक वर्ग के लोग हुआ करते थे, उसी को अमीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमीर, अमीर कहा जाता था। तो एक अमीर हुआ करता था शाह अबुल माली, शाह अबुल माली। इनका हुमायूं से काफी ज्यादा लगाव था। हुमायूं को अपना पुत्र कहा करता था, लेकिन हुमायूं के निधन होने के बाद जब उसके पुत्र अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के कलानौर में हो रहा था तो उसमें शामिल होने से इन्होंने इनकार कर दिया।
कौन सा एक बाल्टिक राष्ट्र नहीं है? देखिए बाल्टिक राष्ट्र में 3 गो देश शामिल है, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया। लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, यही 3 गो बाल्टिक राष्ट्र है। इन 3 के अलावा जो भी होगा वो बाल्टिक राष्ट्र नहीं होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा स्लोवाकिया। इसमें जो है थोड़ा सा ऑप्शन में सुधार कीजिएगा। ऑप्शन डी में सुधार कीजिएगा, 2 के जगह 3, 3 के जगह 2। चलिए अब आइएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। संविधान संशोधन और संशोधन की प्रकृति, 42वां संविधान संशोधन। आप सब लोग जानते हैं जो 42वां संविधान संशोधन, इसे मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि इस संविधान संशोधन के तहत जो है भारतीय संविधान का कोई भी ऐसा भाग नहीं था जिसमें थोड़ा बहुत भी परिवर्तन ना हुआ हो। इसमें भारतीय संविधान के भाग में ही नहीं बल्कि प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में सिर्फ एकमात्र बार संशोधन हुआ है और वह संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अर्थात 42वां संविधान संशोधन 3, 52वां संविधान संशोधन। बात अगर 52वां संविधान संशोधन की करें तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम। आप सब लोग जानते हैं मूल संविधान में कितनी अनुसूची? 8, वर्तमान में 12। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 62वां संविधान संशोधन 1989। 62वां संविधान संशोधन 1989 की अगर हम लोग बात करें तो इसके तहत लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया। आगे है 21वां संविधान संशोधन। देखिए आप सब लोग जानते हैं मूल संविधान में राजभाषा की संख्या 14, वर्तमान में 22। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 71वां संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोकनी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो इस प्रकार 22 हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 3142। आंसर डी होगा। विचार कीजिए, हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक औरंगजेब के शासनकाल में रही। हाँ, औरंगजेब जो है कट्टर मुस्लिम शासक था, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति अर्थात हिंदू मनसबदार औरंगजेब के दरबार में ही रहा था। और बताइए, हिंदू सेनापति के नेतृत्व में औरंगजेब भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता था। कोई कल्पना मात्र था, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। औरंगजेब में क्या था जानते हैं? औरंगजेब जैसा था वैसा वो दिखाता नहीं था, और जैसा वो दिखाता था वैसा वो था नहीं, लेकिन बड़ी चरित्रवान था। अपनी बीवी के अलावे दूसरी औरत को देखता तक नहीं था। सही है। शाहजहां ने इलाही संबत के स्थान पर हिजरी संबत लागू किया। सही है, हाँ सही है। देखिए सुनिए, ध्यान दीजिएगा। आप सब लोग जानते हैं पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब रहने वाले मक्का के थे, लेकिन जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो सोचे कि सबसे पहले मक्के के लोग को शिक्षित करते हैं। लेकिन मक्का के लोगों के बीच जाकर जब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे तो मक्का के लोगों ने उनको भगा दिया। तो वो 622 ईस्वी में मक्का से मदीना चले गए। तो जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की यात्रा किए, इसी को इस्लामी जगत में हिजरी संबत कहा जाता है। इस्लामी जगत का प्रथम संबत हिजरी संबत। हिजरी संबत जो है आपको मुगल काल में, बाबर के समय, हुमायूं के समय लागू रहा। लेकिन जब अकबर बादशाह बना ना, तो अकबर ने
हिजरी संवत के स्थान पर इलाही संवत की शुरुआत किया। अकबर ने जो है 1583 ईस्वी में हिजरी संवत के स्थान पर इलाही संवत की शुरुआत किया। कौन संवत? इलाही संवत। अकबर ने हिजरी संवत का अंत कर दिया और उसके स्थान पर इलाही संवत का सूत्रपात किया। अकबर के काल में इलाही संवत लागू रहा। अकबर के बाद बादशाह जहांगीर बना। जहांगीर को शराब से ज्यादा मतलब रहता था, चित्रकारी से ज्यादा मतलब रहता था। संवत उम्बत में परिवर्तन नहीं किया। लेकिन जहांगीर के बाद बादशाह बना शाहजहां। शाहजहां जब बादशाह बना तो शाहजहां थोड़ा कट्टर था। शाहजहां ने ही फिर से इलाही संवत का अंत कर दिया और उसके स्थान पर हिजरी संवत का सूत्रपात किया। हिजरी संवत का सूत्रपात किया। तो शाहजहां ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत लागू किया। हां, क्या है ये? सही है। जहांगीर ने खंभात के नागरिकों की प्रार्थना पर वहां गौवध को निषेध कर दिया था। नहीं, गलत है ये। जहांगीर खंभात के नागरिकों के आग्रह पर गौवध को निषेध नहीं किया था, बल्कि शाहजहां ने खंभात के नागरिकों के प्रार्थना पर गौवध को निषेध कर दिया। नीचे से लिखिएगा, शाहजहां ने खंभात के नागरिकों की प्रार्थना पर शाहजहां ने खंभात के नागरिकों की प्रार्थना पर वहां गौवध पर प्रतिबंध लगा दिया। वहां गौवध पर प्रतिबंध लगा दिया। जहांगीर तो गाय काटता था। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए तो। कौन से दुर्ग को जीतने के बाद जहांगीर ने गाय काटकर जश्न मनाया था? कोई बोल रहे हैं कांगड़ा दुर्ग को जब जहांगीर जीता ना, तो जीतने के उपलक्ष्य में गाय काटा था। गाय काट करके जश्न मनाया था जहांगीर। समझ गए? तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन कौन सत्य है? 1 और 2। आगे जानते हैं, सीडीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। भारत का प्राकृतिक वनस्पति और वार्षिक वर्षा। उष्णकटिबंधीय वनस्पति। देखिए, भारत का वैसा क्षेत्र जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है, वहां पाई जाने वाली वनस्पति को उष्णकटिबंधीय वनस्पति कहते हैं। उष्णकटिबंधीय वनस्पति मुख्य तौर पर पश्चिमी घाट में, उत्तरी पूर्वी भारत में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है देखने को मिलता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति। भारत का वैसा क्षेत्र जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होता है, वहां जो वनस्पति पाई जाती है उसी को उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति ही पाई जाती है, क्योंकि भारत में औसत वार्षिक वर्षा होता है 125 सेंटीमीटर, जो 100 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर के बीच में है। समझ गए? उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। भारत का वैसा क्षेत्र जहां 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होता है। निर्जन वन या मरुस्थलीय वन। निर्जन वन कहिए या मरुस्थलीय वन कहिए, दोनों एक बात है।
भारत का वैसा क्षेत्र जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है, वहां पर जो वन पाया जाता है उसी को निर्जन वन या मरुस्थलीय वन कहा जाता है। विशेष तौर पर जो पश्चिमी राजस्थान का इलाका है और दक्षिणी पंजाब का इलाका, पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी पंजाब का इलाका है, वहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है, वहां पर पाए जाने वाले वन ही निर्जन वन है। आंसर क्या होगा? कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये, इसमें दिमाग कुछ है ये ना। असम सीमा परिवर्तन अधिनियम 1951 में असम राज्य की सीमा में फेरबदल करके राज्य के क्षेत्र की एक पट्टी को निम्न में से किस देश को सौंप दिया गया? असम जिसके साथ सीमा बनाएगा उसी को न सौंपेगा। अब असम को देखिए आप, असम यहां है, असम जो है टोटल 2 देश के साथ सीमा बनाता है, एगो भूटान, दूसरा बांग्लादेश। तो असम सीमा परिवर्तन अधिनियम 1951 के तहत असम राज्य की सीमा में फेरबदल करके राज्य के क्षेत्र की एक पट्टी भूटान को दिया गया था। किसे दिया गया था? भूटान। पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार नहीं होगा क्योंकि उसके साथ सीमा बनाता ही नहीं है। मध्यकाल में वास्तुकला के निर्माण से संबंधित अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली का प्रयोग किसके लिए प्रयुक्त होता था? मस्जिद, मकबरा, मंदिर, सभी के लिए। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? उत्तरी गोलार्ध में गर्मी के मौसम में दिन की अवधि अधिक होती है, सही है, यही सही है। आगे भारत के निम्न उपराष्ट्रपतियों पर विचार कीजिए। देखिए भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बना? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल है 1952 से 1962। इसके बाद दूसरा राष्ट्रपति बना है जाकिर हुसैन 1962 से 1967। फिर तीसरा राष्ट्रपति बना है, तीसरा उपराष्ट्रपति बना है वीवी गिरी 1967 से 1969। चौथा बना है गोपाल स्वरूप पाठक, जीएस पाठक 1969 से 1974। पांचवा बना है बीडी जत्ती 1974 से 1979। छठा बना है मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से 1984। इतना पढ़िए आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। बताइए सबसे पहले क्या होगा? 1, फिर 4, फिर 3, फिर 2। 1 4 3 2 होगा। अब मोहम्मद हिदायतुल्लाह के विषय में सुनिए। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जो राष्ट्रपति के तौर पर भी कार्य किया है और उपराष्ट्रपति के तौर पर भी कार्य किया है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया है, और अगर बात उपराष्ट्रपति की जाए तो पूर्णकालिक उपराष्ट्रपति के तौर पर काम किया, पूर्णकालिक उपराष्ट्रपति के तौर पर काम किया है। देखिए ये भी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफी अच्छा है लेकिन कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। आप अगर जानेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी घाटी कहां बहती है और साथ ही साथ आप ये जान जाएंगे कि ये सभी किस राज्य में है, ये सभी पूरा स्थल किस राज्य में है, 2 बात जान जाएंगे, आंसर मिल जाएगा। इसमें देखिए अधोलिखित पूरा स्थलों में से कौन सा एक चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर अवस्थित है? देखिए हल्लूर कर्नाटक में है,
कर्नाटक में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है? नहीं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में जो है असम और अरुणाचल प्रदेश में बहती है। तो भारत के संदर्भ में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है असम और अरुणाचल प्रदेश। हुसंगी कर्नाटक में है। गुपकराल जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है? नहीं। दाओजली हेडिंग असम में है। कहां है ये? असम में है। असम में है। और असम से होकर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी बहती है? हां बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी असम में है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर कॉमन सेंस थोड़ा बहुत भी होगा, नहीं होगा तो मुसल्लपुर हाट में बिकता है 10 रुपए किलो, खरीद लीजिएगा। कॉमन सेंस के आधार पर बताइए इसका उत्तर क्या होना चाहिए? आए डी होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। आगे, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल था? देखिए, एक तो ओवरऑल देखिएगा तो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है अभी तक पंडित जवाहरलाल नेहरू का, लगभग 17 वर्ष का कार्यकाल रहा है, 1947 से 1964। लेकिन वो तो जाना है नहीं। इन प्रधानमंत्रियों में हम लोगों को देखना है मोरारजी देसाई 1977 से 1979, 2 साल से ज्यादा रहे हैं। 2 साल से थोड़ा ज्यादा, 2 साल से लगभग ज्यादा रहे हैं थोड़ा। चौधरी चरण सिंह 1979 से 80, लगभग 1 बरस तक रहे हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 90, ये भी लगभग 1 बरस तक रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966, देखने में लगेगा 2 साल, लेकिन 2 साल से कम रहे हैं। 2 साल से कम समय तक रहे हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई। यही देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम दर्ज है। वही सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड राजीव गांधी के नाम दर्ज है। समझ गए? चौधरी चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो लोकसभा का सामना कभी नहीं किए। वीपी सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिसका निधन भारत से बाहर हुआ है। विष्णुगुप्त चाणक्य अर्थात कौटिल्य ने तीनों नाम दे दिया। विष्णुगुप्त चाणक्य अर्थात कौटिल्य ने किस महाजनपद को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ अर्थात कृषि, पशुपालन, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा गया है? देखिए ध्यान दीजिएगा, आप सब लोग जानते हैं 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपद हुआ करता था। हर महाजनपद अलग अलग चीजों के लिए प्रसिद्ध था। अलग अलग चीजों के लिए प्रसिद्ध था। हर महाजनपद के लोगों के जीविका का साधन अलग अलग था। तो जो कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त था, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखी है, उन्होंने कंबोज नामक महाजनपद को लेकर यह कहा कि कंबोज नामक महाजनपद के जो लोग हैं वो जीवन यापन करने हेतु अर्थात जीविका चलाने हेतु वे कृषि, पशुपालन, वाणिज्य तथा शस्त्र पर निर्भर होते हैं। अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक और जम्मू कश्मीर में पड़ता है। गंधार, गंधार की राजधानी तक्षशिला पाकिस्तान में। मगध की राजधानी राजगिर या गिरिबज्र बिहार में, पटना गया राजगीर का क्षेत्र। असमक की राजधानी पोटली या पोतन। 16 महाजनपद में एकमात्र महाजनपद जो कि दक्षिण भारत में था, असमक महाराष्ट्र में। अधोलिखित में से किसमें जैन ग्रंथ के उन 10 प्रसिद्ध व्यापारियों की कथा का चित्रण है जिन्होंने जैन धर्म और उसके सिद्धांतों को ग्रहण करके मोक्ष प्राप्त कर लिया? देखिए ध्यान दीजिएगा, आप सब लोग जानते हैं जो जैन धर्म है, जैन धर्म में सबसे ज्यादा बल कौन चीज पर दिया गया है? बताइए। जैन धर्म में सबसे ज्यादा बल दिया गया है अहिंसा पर। किस पर दिया गया है? अहिंसा। अहिंसा, अहिंसा पर जैन धर्म में सबसे ज्यादा बल दिया गया है। यही कारण है कि कृषक और राजा ने जैन धर्म को नहीं अपनाया। कृषक यानी किसान ने नहीं अपनाया क्योंकि किसान खेती करता है,
और जब खेती करता है, जब वो खेत को जोतता है तो लाखों की संख्या में जीव जंतु को मार देता है, हिंसा करता है। इसलिए कृषकों ने नहीं अपनाया, क्योंकि वो खेती करेगा तो हिंसा तो होगा ही। राजा युद्ध लड़ेगा तो सैकड़ों की संख्या में लोगों को मौत के घाट उतार देगा, वो भी एक प्रकार की हिंसा है। यही कारण है कि इन दोनों वर्गों के लोगों ने नहीं अपनाया। जैन धर्म को सबसे ज्यादा जिस वर्ग के लोगों ने अपनाया है वह वर्ग है व्यापारी वर्ग। वह वर्ग कौन है? व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग। अब व्यापारी वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को अपनाया। जैन धर्म में जो त्रिरत्न का पालन करने को कहा गया है, पंच महाव्रत या पंच अनुव्रत का पालन करने को कहा गया है, जैन धर्म के नीतियों पर चलते हुए कुल 10 प्रमुख व्यापारी मोक्ष प्राप्त किया। इसकी जानकारी हमें जिस जैन साहित्य से मिलती है उस जैन साहित्य का नाम है उवासक दासाओं। उवासक दासाओं। इस सब भी जैन साहित्य, आचरांग सूत जैन साहित्य है। जैन धर्म अपनाने के बाद कुछ नियम कानून होते थे। जैन धर्म अपनाने के बाद जो कुछ नियम कानून होते थे, कौन से नियम कानून होते थे उसकी चर्चा आचरांग सूत्र में है। कल्पसूत्र जिसकी रचना भद्रबाहु ने की है, इसमें जो है जैन तीर्थकरों की जीवनी है। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतारकर फेंक दिया और अपने गवर्नरों की हत्या कर डाली। इस मुक्ति युद्ध नायक सेंड्रोकोटस था। उपर्युक्त कथन किसका है? देखिए ध्यान दीजिएगा, एगो बात जानिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, बात अगर चंद्रगुप्त मौर्य की करे तो चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन नामक विद्वान सेंड्रोकोटस कहता था। सेंड्रोकोटस कहता था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को प्लूटार्क नामक विद्वान एंड्रोकोटस कहता था। एंड्रोकोटस कहता था। और ये सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस कोई और नहीं है बल्कि ये चंद्रगुप्त मौर्य ही है। सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किया था विलियम जॉन्स ने। विलियम जॉन्स ने। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब समझिएगा आगे। देखिए, आप सब लोग जानते हैं यूनानी आक्रांता सिकंदर 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर भारत पर आक्रमण करके भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग को जीता। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग को जीता। जीता था कि नहीं जीता? ब्यास नदी तक पहुंचा था, जीता। सिकंदर भारत को जीतने के बाद लगभग 19 माह तक भारत में रुका और फिर 325 ईस्वी में वापस लौट गया। इसके बाद सिकंदर के वापस लौटने के बाद के वर्षों में जाकर 322 ईस्वी में मगध में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने के बाद चाणक्य की मदद से अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। और जब साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग के उन क्षेत्रों को भी जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया जिसे सिकंदर ने जीता था। और जब सिकंदर भारत से वापस जा रहा था तो भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र अपने सेनापतियों को देकर गया था। सिकंदर के बाद भी भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में सिकंदर के सेनापतियों का शासन रहा था। लेकिन जब सिकंदर का निधन हो गया, मौर्य वंश की स्थापना हुई, चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया। आप याद कीजिए 305 ईस्वी पूर्व में 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया और सेल्यूकस निकेटर को पराजित करने के बाद भारत के वैसे क्षेत्र
जो सिकंदर के अधीन था, उन तमाम क्षेत्रों को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य में मिला लिया और यूनानी की दास्ता से, यूनानी के गुलामी से भारत को मुक्त करवाया, भारत को मुक्त करवाया। तो यूनानी की दास्ता या गुलामी से भारत को मुक्त सेंड्रोकोटस ने करवाया। यह बात जस्टिन नामक विद्वान ने कहा है। किसने कहा है? जस्टिन। जस्टिन ही चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा करता था। इस आधार पर भी आप इसका उत्तर कॉमन सेंस के आधार पर निकाल सकते थे कि आंसर जस्टिन हो जाएगा। समझ गए? नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रकूट चोलों के सामंत थे? नहीं, राष्ट्रकूट चोल का सामंत नहीं था, चालुक्य का सामंत था। चालुक्य। राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने मालवा का अभियान किया और हिरण्यगर्भ यज्ञ किया, जिसमें पाल शासकों ने द्वारपाल की भूमिका निभाई। नहीं। देखिए, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर्नाटक में दंती दुर्ग ने किया। दंती दुर्ग ने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाकर शासन प्रशासन करना शुरू किया। दंती दुर्ग ने मालवा का अभियान किया। मालवा का अभियान करके मालवा को जीता। मालवा को जीतने के उपलक्ष्य में दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ अर्थात महादान यज्ञ का आयोजन किया। और दंती दुर्ग ने जो महादान या हिरण्यगर्भ यज्ञ का आयोजन किया, उसमें द्वारपाल की भूमिका पाल शासकों ने नहीं बल्कि गुर्जर प्रतिहार शासकों ने निभाई थी। गुर्जर प्रतिहार। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने श्रीलंका के शासक को सहायता देने के लिए एक शक्तिशाली नौसेना सिंगल अर्थात श्रीलंका भेजी। हां। कीर्तिवर्मन प्रथम को वातापी का प्रथम निर्माता शासक कहा जाता। हां। आंसर हो जाएगा कौन सा सही है? 3 और 4। रेंड या जार कहां की मुद्रा है? दक्षिण अफ्रीका की। सीडीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ईबीसीडीएस का पूछा हुआ है। 48, 49, 50 सब सीडीएस का पूछा हुआ है। 47, 48, 49, 50 इनमें कौन भूगोलज्ञ प्रमुख नगर प्राइमेट सिटी संकल्पना से संबंधित है? मार्क जेफरसन। भारत के निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत धरोहर घोषित किए गए हैं? केवलादेव, सुंदरवन, काजीरंगा। ई तीनों। रणथंभौर नहीं। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। आप सब लोग जानते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां है? राजस्थान में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल। काजीरंगा असम। रणथंभौर राजस्थान। मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहां है? कोलकाता। देखिए, कोलकाता में 3 रेलवे जोन का मुख्यालय है। पूर्वी रेलवे, दक्षिणी पूर्वी रेलवे, मेट्रो रेलवे। समझ गए? नई दिल्ली में उत्तरी रेलवे, चेन्नई में दक्षिणी रेलवे, मुंबई में पश्चिमी रेलवे। ठीक है, पश्चिमी और मध्य रेलवे। पश्चिमी और मध्य रेलवे। धन्यवाद सभी गुरुजी लोगों का। इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। लड़की लोग इधर से निकल जाइए।